ये हमारा 10th लेक्चर है और सेकंड मॉड्यूल का पहला लेक्चर है, यानी CSS हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें ये देखा कि HTML के जो काम करती है वो किस तरह से काम करती है। HTML में मैंने आपको बताया कि तमाम जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी टास्क हैं वो परफॉर्म होते हैं, वो एलिमेंट्स या टैग्स के थ्रू करवाए जाते हैं। ठीक है, और टैग्स जिस तरह से मैं आपको पिछली जो एग्ज़ाम्पल है वो दोहराऊँगा कि वो आपके जैसे टैग्स की वेब पेज के अंदर वो इम्पोर्टेंस है जितनी ब्रिक्स की या ईंटों की आपके घर या मकान बनाने के लिए ज़रूरत होती है। उसके ऊपर आपको स्टाइलिंग करनी पड़ती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से। ठीक है, वो चीज़ें अगर हम वेब पेज के अंदर बात करें तो उन चीज़ों का रिप्लेसमेंट क्या होगा, वो CSS करती है। यानी आपके जितने टैग्स आप HTML में यूज़ करते हैं उनको स्टाइल देने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए, उनका प्रॉपर फ़्लो बनाने के लिए उसको यानी हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है CSS। ठीक है, अब CSS क्या होती है, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। CSS ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये जस्ट एक CSS क्या है, बेसिकली CSS एक कोड की एक फ़ाइल, यानी एक जो टेक्स्ट की फ़ाइल के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें जस्ट एक टेक्स्ट होता है, इसके अंदर कोई कलर या कोई यानी आप कह सकते हैं कि कोई इमेज या कोई भी ऐसी और यानी डेटा की फॉर्म वो ऐड नहीं की होती। जिस तरह हमने HTML में देखा कि जस्ट एक कोड की फ़ाइल होती है, टेक्स्ट की फ़ाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन जो है वो .html दी जाए तो HTML की फ़ाइल बन जाती है। इसी तरह से जिस कोड ऐसी टेक्स्ट फ़ाइल जिसकी हम एक्सटेंशन सेव करते हुए सेव हम कैसे करते हैं, यहाँ फ़ाइल में जाएंगे, सेव एज़, और इसको मैं यहाँ अपने लेक्चर के फ़ोल्डर में जाते हैं एंड CSS लेक्चर नंबर 10 है। यहाँ पे जाके एक नेम देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं स्टाइल इसका नेम रख देता हूँ, स्टाइल। और अगर इसको ऐसे ही सेव कर दूँगा तो ये नीचे आप देख रहे हैं इसकी टाइप आ रही है .txt, तो ये एक टेक्स्ट फ़ाइल होगी। लेकिन मुझे इसको CSS की फ़ाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, .css ये एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम जिस फ़ाइल में इस टाइम मौजूद हैं ये फ़ाइल CSS की फ़ाइल है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था CSS का कि CSS क्या होती है, इसकी फ़ाइल क्या होती है और इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये हम इस पूरे मॉड्यूल के अंदर यानी कि देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं जी। CSS को हमने जान लिया कि CSS क्या है, तो CSS कैसे यूज़ की जाए। ठीक है, CSS को यूज़ करने के HTML में यानी मैं देखता हूँ कि HTML को कैसे यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पे आते हैं, मैं एक P टैग लगाता हूँ। P टैग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और P टैग क्लोज़ कर दिया। इसके अंदर मैं कुछ एक इमेज, अच्छा जी, यूसुफ, ये P टैग हमने यहाँ पे लिख लिया और मैं वर्ड में आता हूँ कुछ सैम्पल टेक्स्ट लेने के लिए। मैंने सेव कर दिया इसको। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ
कि ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम इसको एक्चुअली CSS काम किस तरह से करती है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसको मैं अलाइन करूँ। तो हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था HTML के अंदर। अब ये देखें इसकी अलाइनमेंट, ये एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होती है वही है, यानी कि लेफ़्ट अलाइंड है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको राइट अलाइन करूँ। तो मैं क्या करूँगा, अलाइन इज़ इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड, और यहाँ पे मैं इसके अंदर इसकी लिख दूँगा राइट। ये मैंने इसको राइट लिखा तो ये क्या है, ये राइट अलाइन हो गया, ये यानी कि इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट से राइट हो गई। उसके बाद अगर मैं अब इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे एक और टैग लगाना पड़ेगा, उसके अंदर इसको इनक्लूज़ किया, और फिर यानी काफ़ी लंबा प्रोसेस है कि कुछ चीज़ें तो आप HTML में कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को बेहतर तरीके से एक बेस्ट वे में आप CSS के ज़रिए से कर सकते हैं। अब CSS का जितना कोड है वो 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। पहला तरीका हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको यानी CSS यहाँ पे हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट अलाइन लिखूँगा, टेक्स्ट डैश अलाइन, और यहाँ पे मैं राइट लिख देता हूँ। ठीक है, उसको अब सेव करके मैंने यहाँ इसका डिस्प्ले देखा तो अब भी वही काम कर रहा है जो हम उस एट्रीब्यूट से करवा रहे थे, लेकिन वो एट्रीब्यूट एक एक चीज़ के लिए अलग-अलग एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ इसका कलर जो है वो यानी इस तरह से ब्लैक ना हो, डिफरेंट कलर हो, तो यहाँ पे कलर लिखूँगा, आगे से ये कॉलन, और उसके बाद रेड दे देता हूँ। ठीक है, इसका मैं ब्लैक से कलर रेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप जितनी भी, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी कि किस तरीके से जो हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप CSS के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यानी कि आपके CSS का आई होप कि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हो गया होगा कि CSS किस तरीके से काम करती है। लेकिन अब इसका हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं। अब मैं आता हूँ इसकी कि ये इसका जो कोड है वो कहाँ लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। अगर हर एक एक एलिमेंट में इस तरह से कोड लिखेंगे तो ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो इसी काम को आसान करने के लिए इस CSS का जो कोड लिखने का तरीका है उसको, यानी CSS का जो कोड है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, 3 तरीके उसके बनाए गए, 3 तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कोड का लिखने का तरीका है वो है इनलाइन। ठीक है, इनलाइन हमने अभी देखा कि जिस एलिमेंट के अंदर आप काम करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अंदर उसके नेम के बाद एक स्पेस दें और एट्रीब्यूट लगाएं स्टाइल का, जो हमने लगाया अभी, स्टाइल इज़ इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इसके अंदर हम जितना भी कोड लिखेंगे उसको HTML CSS का कोड कंसीडर करेगा। उसको ये वेब पेज जो है इसमें CSS का कोड कंसीडर किया जाएगा। जो इस एट्रीब्यूट के अंदर लिखा जाएगा वो सारा कोड क्या होगा, CSS का कोड होगा। ये जो तरीका है, इस तरीके से अगर CSS का कोड लिखा जाए, CSS लिखी जाए, तो इसको कहते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन का इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि उसी लाइन में, जिस लाइन में आपने HTML का टैग लिखा हुआ है, यानी HTML का एलिमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन के अंदर ही आपने CSS का कोड लिख दिया। ठीक है, इसको इनलाइन मेथड कहते हैं। ठीक है, उससे अगला मेथड आता है इंटरनल CSS। ठीक है, इंटरनल CSS, ये पहला है इनलाइन CSS एंड सेकंड है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का क्या मतलब होता है? इंटरनल CSS का मतलब ये है कि आप इनसाइड द पेज, ठीक है, ऐसे मतलब पेज के अंदर रहते हुए, ये जो पेज है हमारा, एक डॉक्यूमेंट है HTML की, इसके अंदर रहते हुए आप वो मतलब इनलाइन से बाहर, यानी आपके टैग से बाहर, लेकिन पेज के अंदर ही, ये पेज के अकॉर्डिंगली बात हो रही है,
तो पेज के अंदर रहते हुए ही आप CSS की कोडिंग करें, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जितनी भी अगर आपको याद हो तो, बल्कि मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। उबैदुर रहमान, आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा। ठीक ठाक है, चलें सही। अच्छा ये बताएं कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी HTML में, हेड सेक्शन, उसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? क्या क्या लिखा जा सकता है हेड सेक्शन में? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैंने कहा है हेड सेक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ है आइडिया, याद है? नहीं, हेडर तो नहीं है, हेडर तो बॉडी में लिखा जाएगा। अच्छा यूसुफ, आप बताइएगा। चलिए आप उबैद, आप जो है ना उसको एक दफ़ा स्टडी करिएगा, अनम्यूट कर, माइक म्यूट कर लें। अच्छा यूसुफ, आप बताइएगा कि हेड सेक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं? ठीक है, और ठीक है, सही, बिल्कुल। बिल्कुल, हबीबुर रहमान ने भी किसी हद तक ठीक कहा है। और यूसुफ थैंक यू, आप माइक म्यूट कर लें अपना। और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। हम इसमें 4 चीज़ें लिखते हैं, मेटा टैग लिखते हैं, उसके बाद लिंकिंग करते हैं, और फिर टाइटल देते हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने बताया था आपको कि जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है कि स्टाइल का टैग, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ हमने यूज़ किया स्टाइल का एट्रीब्यूट, ठीक है। जब आप इनलाइन CSS करेंगे तो स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे आप हर जिस टैग में आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनलाइन CSS से निकल के इंटरनल CSS की तरफ आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं, स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। जैसे हमने बॉडी टैग यूज़ किया या दूसरे टैग्स यूज़ किए, वैसे ही हेड सेक्शन के अंदर रहते हुए हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टाइल का टैग स्टार्ट्स, और यहाँ पे स्टाइल जो है स्टाइल का टैग हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर, इस टैग के अंदर अब हम CSS करेंगे, ठीक है, CSS की कोडिंग करेंगे, ठीक है। जितनी CSS की कोडिंग इस टैग्स के अंदर की जाएगी, इस सारी को इंटरनल CSS कहेंगे, ठीक है। अब इनलाइन CSS जो होती है उसका असर सिर्फ उसी एक एलिमेंट पे होता है, ठीक है। ये जो एक एलिमेंट है इसी के ऊपर इसका अफेक्ट होगा, इसके बाहर ये इंटरनल इनलाइन CSS काम नहीं करती। लेकिन जो इंटरनल CSS है वो क्या करती है, वो उसके अंदर जो स्टाइलिंग की जाए, अगर वो हम चाहते हैं कि वो पूरे पेज पे अप्लाई हो, पेज के अंदर जितने P टैग्स हैं सब पे अप्लाई हो, तो हमें जस्ट एक बार लिखनी पड़ेगी, और फिर हम उस सेटिंग को, जो एक बार हमने कोड लिख दिया, उसको पूरे पेज के जो P टैग्स हैं या पैराग्राफ हैं उन पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एक पूरे पेज के ऊपर, इसकी रेंज पूरे पेज के ऊपर होती है, पूरे पेज पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है उसकी तरफ हम आते हैं। तीसरा तरीका जैसे कि इंटरनल है, उसके बाद तीसरा तरीका इसके अगला जो है वो है एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS जो है ये अच्छा एक चीज़ याद रखें कि इन तीनों में जो कोडिंग की जाती है वो CSS की एक जैसी ही होती है, ठीक है। CSS की कोडिंग, CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी चीज़ें हम फर्दर पढ़ेंगे, वो सारी एक ही जैसी लिखी जाती हैं, उनका काम एक ही तरह का होता है, लेकिन बस रेंज डिफरेंट है। इनलाइन CSS की रेंज उसी लाइन तक, यानी उसी एलिमेंट तक होगी जिसमें वो लिखी गई है। इंटरनल CSS की जो रेंज है वो सिर्फ उस पेज पे होगी, यानी कि HTML का ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है पूरा, इसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होगी, अगर हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं तो उसकी रेंज इस पूरे पेज पर होगी, ठीक है। रेंजेस का फ़र्क है बस।
अब हम अगली जो तीसरी पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS क्या करती है, क्यों यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल CSS ये होती है कि हम CSS का कोड इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखें ही नहीं, उसकी हम फ़ाइल ही अलहदा बना दें। जैसे HTML की एक फ़ाइल है या हर लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो उसकी फ़ाइल अलहदा जो होती है उसमें लिखा जाता है, जिसकी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जिस फ़ाइल को हम CSS की फ़ाइल बनाना चाहते हैं उसकी एक्सटेंशन .css देनी होगी, ठीक है। तो हम .css वाली एक फ़ाइल ही अलहदा बना लें, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो मेथड है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्सटर्नल CSS का, एक्सटर्नल कोडिंग होगी ये CSS की। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज इसकी रेंज का कोई ख़ास आप तयन नहीं कर सकते, कोई बता नहीं सकते कि कितनी होगी। क्यों? क्योंकि आप एक पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, एक से ज़्यादा पेजेस, जितने मर्ज़ी पेजेस पे चाहें आप अपनी वेबसाइट के अंदर जितने पेज आप बनाते चाहें। आप चाहते हैं कि एक ऐसा मैं अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर जितने पैराग्राफ यूज़ करूं उनका जो कलर हो सारे पैराग्राफ का वो एक जैसा हो, तो आप एक्सटर्नल CSS के ज़रिए से पूरी वेबसाइट के पेज पैराग्राफ जो हैं उनका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ेसबुक जो है वो एक यानी जब कोई तब्दीली करती है अपने किसी फ़ॉन्ट में कर ले, किसी चीज़ का कलर जो है वो चेंज करती है, तो वो वो जस्ट यानी एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड भी नहीं, मतलब एक दफ़ा में ही वो चेंज होता है, यानी कि तब्दीली होती है। लेकिन वो फेसबुक पे मौजूद जितने पेजेस हैं, यानी जितने अकाउंट्स हैं, जितने लोगों के अकाउंट्स हैं, उन सब पे वो देखी जा सकती है, ठीक है। कोई एक छोटा सा कलर भी चेंज हो तो वो फेसबुक के सारे पेजेस पे चेंज हो जाता है। ये किसकी बदौलत है? ये अगर CSS का अगर उन्होंने चेंज किया है तो अगर ये एक्सटर्नल CSS की वजह से हो सकता है। अगर आप सोचें कि फेसबुक की जो कोडिंग है या जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी कोडिंग में अगर सारे चेंजेस इनलाइन CSS या इंटरनल CSS के ज़रिए से किए गए हों तो कितना मुश्किल होगा कि अगर आपको हर पैराग्राफ की जाके चेंज करना पड़े। तो अगर फेसबुक जैसी वेबसाइट की एग्जांपल आप लेते हैं तो ये इम्पॉसिबल होगा कि आप कहें कि जितने भी फेसबुक में पोस्ट्स हैं उन सब का एक या एक पैराग्राफ का कलर वो चेंज किया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जितनी मर्ज़ी बड़ी टीम बिठा लें तो ये पॉसिबल नहीं है, या अगर है भी तो यानी तकरीबन इम्पॉसिबल के करीब है ये बात कि इस तरह से नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि एक आप बड़ी वेबसाइट में इकट्ठा एक ही जगह पे चेंज करें और वो चेंज पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ CSS का एक तरीका हो सकता है, वो है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। सबको क्लियर हो गया है इसमें? जिसको कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। जिस टाइम मैं पूछता हूँ ये इस तरह का, उस जल्दी से आप जो है ना आंसर किया करें, यानी कि क्वेश्चन जिसका हो वो बोले। यूसुफ, आपको अपनी ड्यूटी याद है? एक छोटी सी आपके ज़िम्मा लगाई थी। अच्छा, मोहम्मद बाकिर बता देता हूँ। एक्सटर्नल CSS जो है वो ये होता है कि आप CSS का कोड अपनी एक यानी एलिमेंट में भी ना लिखें, उसको अपने पेज के अंदर हेड सेक्शन में भी ना लिखें। तीसरा तरीका मैंने बताया एक्सटर्नल CSS का, जैसे हम HTML की अलहदा से फ़ाइल बनाते हैं उसी तरह से CSS की भी अलहदा फ़ाइल बना दी जाए और उसको लिंक कर दिया जाए यानी HTML के अंदर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि उसको लिंक किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ उसका मैं आपको ये तरीका समझाता हूँ तो जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे हम आएंगे हेड सेक्शन के अंदर। स्टाइल के जैसे पहले मैं कुछ एंटर्स कर देता हूँ। हेड सेक्शन के अंदर हम एक टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो टैग क्या करता है, वो बेसिकली आपकी जो एक्सटर्नल एक होती है फ़ाइल CSS की, यहाँ मैं कंट्रोल N प्रेस किया, न्यू फाइल मैंने क्रिएट की, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज़ अपनी इस फाइल के अंदर। ये ऑलरेडी एक मैंने बना रखी है, इसका नाम मैंने रखा स्टाइल। ये फाइल का स्टाइल इसका नेम रखा मैंने, और .css ये इसकी एक्सटेंशन मैंने दे दी .css, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया उसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसके अंदर जितनी मैं कोडिंग करूँ वो किसके अंदर आए, उसका डायरेक्ट जो है इफ़ेक्ट इस पे पड़े, यानी वो इम्प्लीमेंट की जा सके इस कोड के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा अपने हेड सेक्शन के अंदर, लिंक का टैग, ठीक है। लिंक के टैग के ज़रिए से हमने पहले एक आइकॉन इंसर्ट करवाया था, फेव आइकॉन, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। लिंक के टैग का दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि पर्पज़ में है, वो CSS में बताऊंगा कि लिंक के टैग को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसको CSS की फ़ाइल को आप लिंक करने के लिए भी लिंक का जो टैग है इसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। लिंक का टैग आपने लिंक, उसके बाद स्पेस दे के आप एट्रीब्यूट देंगे रिलेशन, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू डबल कोट्स, और रिलेशन में आप लिखेंगे कि इस फ़ाइल का इससे क्या रिलेशन है, किस वजह से ये इस फ़ाइल के साथ अटैच की जा रही है। ये एक स्टाइल शीट है, हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट जैसा कि CSS का नाम है, तो CSS की फ़ाइल जो होती है इसको हम एक्चुअली स्टाइल शीट भी कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन में हम स्टाइल शीट लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी टाइप दे देंगे कि किस टाइप की फ़ाइल है, इक्वल्स टू डबल कोट्स, ये टेक्स्ट की फ़ाइल है /CSS, ठीक है। उसके बाद हम पाथ दे देंगे कि किस पाथ से इस फाइल को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद पाथ देने के लिए हम इसके अंदर यूज़ करते हैं href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इसके अंदर मैं क्योंकि ये सेम उसी फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर सेम एक ही फोल्डर पे पड़े हैं, तो आपने कुछ और इसका रेफरेंस नहीं देना, जस्ट आप इसके अंदर style.css लिखेंगे, ठीक है, style.css, और उसके बाद इसको मैंने क्लोज़ किया। अब मैं यहाँ एक ये करता हूँ, इसको मैंने ये क्लोज़ कर दिया। अब जितना भी मैं ये यहाँ पे काम करूँगा, CSS का जितना कोड लिखूँगा, अगर वो हमने उसके अंदर इसको कॉल किया हुआ है, ये इसके अंदर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी अप्लाई हो जाएगा। किसी कोई और पैराग्राफ लगता है उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी हो जाएगा। और अगर किसी और पेज के अंदर सेम इसी तरह के पैराग्राफ हैं और हम उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस पेज के अंदर भी जाके ये लिंक का टैग लगा देंगे। ये क्या होगा, उसके अंदर भी काम करने लग जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि CSS का इंटरनल CSS की तो आपको समझ आ गई, जस्ट आपने स्टाइल का टैग लगा के उसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो डायरेक्ट अप्लाई होता जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर P का ये जो टैग है इसको एक टैग तो नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने P के टैग्स हैं काफ़ी सारे होंगे, उनमें से सिर्फ पहले के ऊपर अप्लाई हो, या काफ़ी सारे टैग्स होंगे उनमें टेक्स्ट पड़ा होगा, P के अंदर हो सकता है, एंकर टैग के अंदर हो सकता है, ठीक है ना, असाइड के अंदर, आर्टिकल के अंदर, कहीं पता नहीं कहाँ यानी पूरे पेज के अंदर पड़ा होगा टेक्स्ट। तो सिर्फ P टैग के ऊपर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो ऐसे अप्लाई होगा कि कोई भी एलिमेंट जो होता है ना उसको हम CSS में कॉल करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं ये वो बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, उसके बाद मेथड्स ऑफ
calling an HTML element into CSS। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होंगे आप उसको, हमने दो एट्रीब्यूट्स पढ़े थे जो मैंने आपको बताया था कि हम CSS के अंदर जाके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप उसको उसके टैग की यानी कि टैग का जो नेम होता है उसके ज़रिए से वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेथड होता है उसके थ्रू आप अब मैं आपको बताता हूँ कि उसको पढ़ने से पहले कि टैग के थ्रू हम किस तरह से कॉल करेंगे। ठीक है, आप ये यहाँ पे मैंने इस तरह से किया कि जो P के टैग हैं ये मैंने एक नहीं, पैराग्राफ एक से ज़्यादा लगा लिए अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये मैंने 3-4 पैराग्राफ लगा लिए। ठीक है, अच्छा, इनके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कलर है इन सारे पैराग्राफ का ब्लैक की बजाय रेड हो जाए। तो मैं यहाँ इंटरनल CSS के अंदर आऊँगा और यहाँ मैं क्या लिखूँगा, जस्ट P लिखूँगा। P, स्मॉल p आपने लिखना है, उसके बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट और एक ब्रैकेट ये क्लोज। ठीक है, इसको मैं यहाँ नीचे एक एंटर कर लूँगा यहाँ से, उसके बाद एक एंटर करके मैं यहाँ HTML का कोड CSS का जो कोड लिखूँगा वो अब सारे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। कैसे, मैंने अब यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, उसके आगे ये हमने कॉलन लगाया, उसके बाद मैंने रेड लिख दिया एंड सेमी कॉलन। ठीक है, ये अब क्या बता रहा है कि जो P का टैग है, यानी कि जितने भी P के टैग हैं पूरी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके टेक्स्ट का कलर क्या कर दे, रेड कर दे। अब वो उसका रेड कैसे करेगा, अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ये पैराग्राफ लगाए, उन सब का जो कलर है वो उसने रेड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ इनका जो कलर के बाद टेक्स्ट जो है उसकी अलाइनमेंट वो लेफ़्ट से राइट हो जाए। टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया। ठीक है, ये सारे पैराग्राफ में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट इस पैराग्राफ में अप्लाई हो, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है। ठीक है, बाकी ऊपर वालों में अप्लाई ना हो। तो अब मैं इन सब को क्या करूँगा, इन सबको की कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन या कोई ना कोई इनकी किसी तरीके से क्लासिफिकेशन की गई हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। हमने दो एट्रीब्यूट्स पढ़े थे HTML में। ठीक है, HTML के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था ID का, जिसको मैंने कहा था कि मैं आपको CSS के अंदर जाके एक्सप्लेन करूँगा। ID स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, या आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा टैग पढ़ा था, एट्रीब्यूट पढ़ा था क्लास का। ठीक है, क्लास, ये क्लास से आप इसको जस्ट क्लास भी कह सकते हैं, एंड ये अगर इसको फुल नेम कहें तो ये क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ID एंड क्लास ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम किसी भी एक एलिमेंट जो है उसको दूसरे से अलहदा कर सकते हैं, दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं ये जो स्टाइल का टैग है, एट्रीब्यूट है, ये लगा रहने दें या मिटा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक मैं एट्रीब्यूट लगाता हूँ यहाँ पे क्लास का। ठीक है, यहाँ पे क्लास, और क्लास में मैंने लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ, या जस्ट फर्स्ट ही लिख देता हूँ। उसके बाद सेकंड में उसके बाद मैं अगला जो है उसके अंदर सेम ऐसे ही क्लास लगाऊंगा, और क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, स्पेस दूंगा क्लास, और क्लास में इसकी क्लास क्या रख दी, सेकंड। इसी तरह से चलते चलते सबकी मैं यानी सबको एक क्लास दे दी। ये जो ऊपर वाला है ये यानी कि थर्ड, ये थर्ड हो गया, और ये हमारे पास है
या इसको मैं लास्ट भी कह सकता हूँ, इसको फोर्थ भी कह सकता हूँ। इसमें काफ़ी सारे फ़र्ज़ करने पैराग्राफ है, ये लास्ट है या एंथ है, कोई भी यानी लास्ट पैराग्राफ है। तो ये लास्ट पैराग्राफ में मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट लास्ट पैराग्राफ जो है उसका कलर रेड हो, बाकी सारे जितने भी एक मिनट यहाँ ब्राउज़र में आते हैं, ये बाकी जो 3 पहले वाले हैं इनका बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही सेटिंग रहे, लेकिन जो ये लास्ट वाला है इसके अंदर इसके ऊपर ये जो मैंने सेटिंग की है, जो CSS का कोड लिखा है वो अप्लाई हो। तो मैं क्या करूँगा, ये मैं P को जो है ये यहाँ से रिमूव करूँगा, जस्ट क्या लिखूँगा, जो मैंने उसकी क्लास दी है वो लिख दूँगा। लेकिन क्लास को लिखने से पहले हमें कोई एक ऐसा साइन लगाना होगा जिससे पता चले कि ये एलिमेंट नहीं, ये क्लास का नेम है, ठीक है। तो हम उसके लिए डॉट यूज़ करते हैं। जब भी आपने किसी क्लास के ज़रिए से किसी को कॉल करना है ना, तो उसकी क्लास का नेम लिखने से पहले आपने एक डॉट लगाना है। डॉट का मतलब होगा कि ये किसी एलिमेंट की क्लास है जिसमें जाके ये अप्लाई हो जाए, ठीक है। डॉट लिखेंगे और यहाँ पे इसकी क्लास मैंने दी है लास्ट, ठीक है। ये मैंने लास्ट देके ये सारी सेटिंग और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे जाके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये मैंने व्यू देखा इसका, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जस्ट उसने क्या किया, लास्ट वाले पैराग्राफ जो है जिसकी मैंने ये क्लास दी हुई थी उसके ऊपर जाके उसने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो हम इनको आईडीज़ दे सकते हैं, ठीक है। आईडीज़ और क्लास में डिफरेंस ये है कि इनके सिर्फ नेम का डिफरेंस है कि जैसे क्लास काम करती है आईडी भी बिल्कुल उसी तरह से काम करती है, ठीक है। यानी वो भी किसी एक एलिमेंट को दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए, उससे मुख्तलिफ करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन है, जिस तरह से आपका आईडी कार्ड नंबर जो होता है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। आपकी यानी वो एक शनाख्त होती है, आपकी पहचान होती है। इसी तरह से हर टैग को, हर एलिमेंट को एक ख़ास पहचान दी जा सकती है जिसको उसकी आईडी बोलते हैं। और आईडी को लिखने का तरीका भी बिल्कुल वैसे है जैसे क्लास को लिखने का तरीका है। यहाँ मैं आईडी लिखूँगा इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इसकी अब मैंने आईडी यानी क्लास इसकी फर्स्ट दी थी। यहाँ आप इसकी आईडी भी सेम नंबर से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है वो, लेकिन उसको कॉल करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। इसकी मैंने आईडी दे दी जी, इसकी आईडी मैंने फर्स्ट डैश पैरा। उसके बाद मैं जो सेकंड है उसको सेकंड पैरा लिख दिया, आईडी इसको दे दी सेकंड पैरा की। उसके बाद जो थर्ड है इसको ऐसे ही मैंने आईडी थर्ड पैरा की दे दी। उसके बाद ये लास्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी मैंने आईडी जो है वो लास्ट पैराग्राफ की दे दी, यानी कि लास्ट पैरा इसका नेम रख दिया। अब आप इसके ऊपर जो सेटिंग है वो क्लास के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आईडी के भी थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इसके पी के थ्रू। लेकिन अगर पी के थ्रू करेंगे तो क्या होगा कि सारे पी जो हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आईडी के थ्रू करेंगे तो भी स्पेसिफ़िकली इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, स्पेसिफ़िकली आप इस पर करना चाहते हैं। अब मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि फ़र्स्ट जो है उसका कलर रेड हो, सेकंड का कलर कुछ और हो, एंड थर्ड का। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं ये वाली सेटिंग जो है ये फ़र्स्ट से ख़त्म करके, यानी लास्ट से ख़त्म करके फ़र्स्ट को दे देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको कॉल किया किसके ज़रिए से, इसकी क्लास के ज़रिए से। फ़र्स्ट इसकी क्लास है, ठीक है। अब सेकंड जो है इसको मैं कॉल करता हूँ, लेकिन इसकी क्लास नहीं, इसके आईडी के थ्रू, ठीक है। इसकी आईडी क्या है,
अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपने यहाँ स्पेलिंग देने हैं आईडी या क्लास में, सेम स्पेलिंग वही होने चाहिए। अगर क्लास यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉट लिखेंगे उससे पहले, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आईडी के थ्रू इसको कैसे कॉल किया जा सकता है। इसको मैं आईडी के थ्रू करना चाहता हूँ, तो क्या अब मैं इस यहाँ पे जहाँ पे मैंने इस आईडी का नाम लिखा था, सॉरी पहले क्लास का नेम लिखा हुआ था, उसकी जगह ख़त्म करके मैं आईडी का नेम लिखूँगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मैं डॉट यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि डॉट क्लास के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्लास को ये मेंशन कर रहा है कि ये किसी क्लास का नेम है, उस क्लास पे ये सेटिंग अप्लाई हो। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, चूँकि ये आईडी है, नेम चेंज हुआ है, तो जस्ट डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ये है कि साइन का डिफरेंस होता है, कि साइन अपने जो यहाँ पे यूज़ करना है वो अब डॉट नहीं, उसकी जगह पे आप हैश यूज़ करेंगे या नंबर साइन, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इसकी राइट ना हो, इसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई आ जाए, ठीक है, जस्टिफाई, और इसका कलर वो येलो हो जाए। सेकंड जो पैराग्राफ है उसका कलर येलो हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको और उसके बाद इसका हम यहाँ पे व्यू देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, उसको मैंने कॉल किया किसके ज़रिए, उसकी क्लास के ज़रिए, और उसको कलर रेड दे दिया, अलाइनमेंट उसको राइट दे दी, ठीक है। ये ऐसे ही अप्लाई हो गया। उसके बाद सेकंड जो है उसको येलो एंड जस्टिफाइड, लेकिन इसको कॉल किसके ज़रिए से किया, उसकी आईडी के थ्रू। उसकी आईडी के थ्रू कॉल करने का क्या तरीका है कि उससे पहले हमने हैश लगा दिया। सेकंड जो है, थर्ड जो है, उसको भी मैंने इसके क्लास के थ्रू कॉल कर लिया, थर्ड, और इसको जो कलर है वो मैंने ग्रीन दे दिया, और इसको जस्टिफाई मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है। और लास्ट इसकी मैंने रेड से कलर चेंज करके ब्लू कर दिया, और इसकी अलाइनमेंट राइट हो गई, सेंटर, और इसकी अलाइनमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है लेफ़्ट, वही रख देते हैं। अगर आप लेफ़्ट ना भी लिखें तो इसकी यहाँ से ये अगर प्रॉपर्टी में ख़त्म भी कर देता हूँ तो भी ये लेफ़्ट ही रहेगी, ठीक है। अब मैंने ये लास्ट को कॉल कर लेते हैं इसकी आईडी के थ्रू। तो इसकी आईडी जो है वो है लास्ट डैश पैरा, एंड इसको सेव करके अब हम अगर देखें आप, तो ये आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट को कलर हमने रेड दे दिया, एंड जो हमने फ़र्स्ट पे अप्लाई की थी वो फ़र्स्ट पे अप्लाई हो गई है। जो हमने सेकंड पे अप्लाई की थी कि दोनों तरफ से जस्टिफाइड है आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है ना, इक्वल आ रहा है, और उसका कलर येलो कर दिया। थर्ड जो है उसका हमने राइट अलाइन करके ग्रीन दे दिया, एंड फिर सेंटर, और उसके सॉरी ये है लेफ़्ट, और उसके बाद इसको अपने ब्लू कलर दे दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है कि इंटरनल CSS कैसे यूज़ करते हैं। जिसको कोई क्वेश्चन है वो पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? अच्छा जी, चलिए ठीक है। उबैदुर रहमान, रमीज़ा, मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद तकी, आपका भी नहीं आया। आप किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यहाँ तक समझना। अगर इसमें कोई चीज़ रह जाएगी तो फर्दर आपको समझ नहीं आएगी। मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ। यूसुफिया ज़रा देखिएगा, हबीबुर रहमान निकल गए हैं, फिर इनको ऐड कर लीजिएगा। उबैदुर रहमान, आप पूछ रहे हैं कि ज़्यादातर कौन सा तरीका यूज़ होता है?
तो ज़्यादातर जो तरीका यूज़ होता है वो तो एक्सटर्नल है, लेकिन तीनों जो है वो तकरीबन हर वेबसाइट में तीनों यूज़ हुए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मोस्टली मैंने आपको पहले फ़ेसबुक की एग्ज़ाम्पल दी। फ़ेसबुक की एग्ज़ाम्पल देने का मतलब ये है कि वो एक काफ़ी वाइड एग्ज़ाम्पल है और उनका वहाँ यानी फ़ेसबुक में यूज़ भी वेब का काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए कि अब अगर फ़ेसबुक को कोई चेंज करना हो तो वो हर एक का जाके अलग-अलग अगर एक-एक बंदे का कमेंट चेंज करने बैठें तो मैंने बताया कि वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी सारे कमेंट्स को एक जैसी आईडी लगी हुई है, फ़र्ज़ करते हैं हम, तो वो एक ही आईडी लगी हुई है, तो उसको अगर चेंज करना हो उनका कलर, तो वो एक जगह पे चेंज करेंगे तो पूरी फ़ेसबुक के ऊपर जितने कमेंट्स हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है कि एक्सटर्नल इसी वजह से ज़्यादा यूज़ होता है कि एक्सटर्नल के ज़रिए से हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक हो गया, क्लियर है उबैद आपको? चलें ठीक है। दीपक कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो आप ऑडियो अनम्यूट कर लें अपनी, ये माइक अनम्यूट कर लें और वहाँ से पूछ लें। ओके ओके, चलें ठीक है। आप टाइप कर रहे थे इसलिए कह रहा था। मोहम्मद तकी क्लास में नहीं है, पूरे चले गए शायद। अच्छा जी, अच्छा हम अब चलते हैं कि एक्सटर्नल किस तरीके से काम करती है। एक्सटर्नल और इंटरनल में कुछ बड़ा फ़र्क नहीं है। सिंपल हमने देखा कि जो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेटिंग है ये एक से ज़्यादा पेजेस पे अप्लाई हो। मैं इस तरह करता हूँ कि ये एक और पेज इसी तरह का सेम वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ सेव एंड इधर में जाके इसको सेव एज़ करूँगा फाइल में। और एक और मैंने पेज HTML का क्रिएट किया, इसका नाम मैंने रख दिया अबाउट, ठीक है, अबाउट डैश अस .html। ये मैंने क्रिएट किया पेज, इसमें मैं ये सेटिंग ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब पैराग्राफ तो सेम है, ठीक है। इसमें जैसे मैं हेडिंग लगा देता हूँ अबाउट उसकी H1, और हेडिंग में अबाउट अस लिख देता हूँ। हबीब आपका माइक मेरा ख्याल चल रहा है, उसको अनम्यूट, उसको म्यूट कर लें आप। मैं यहाँ एक हेडिंग लगा लेता हूँ और उसके बाद अब मैं इसको सेव करके इसका यहाँ व्यू देखूँगा तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी फ़र्क नहीं है। जो हमने सेटिंग अप्लाई की थी वो कहीं भी नहीं है। लेकिन ये जो सेटिंग है ये कहाँ पे अप्लाई हुई थी, मैं यहाँ जाऊँगा, ये हमने index.html जो पेज है उसके अंदर ये सेटिंग की है। लेकिन इस सेटिंग का आप देख रहे हैं कि ये अबाउट अस पेज पे अगर नहीं है ये सेटिंग, तो क्या है कि इस पेज के ऊपर ये इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस पर, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा जी, इसका कोई असर जो है इसका ये इम्प्लीमेंटेशन इस पेज की, यानी जो index.html पे जो हमने सेटिंग की वो सिर्फ उसी के ऊपर है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सेटिंग जितनी मेरी वेबसाइट के पेजेस हैं उन सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट सिंपल HTML का कोड, CSS का जो कोड मैंने HTML के एक पेज के अंदर लिखा है, इसको यहाँ लिखने के बजाय एक फ़ाइल CSS की जो मैंने अलहदा बनाई है style.css, इसके अंदर मैं रख दूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, इसको सेव किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेम लिंक का जो टैग है वो इस फ़ाइल के अंदर भी लगा हुआ है, यानी लिंकिंग फ़ाइल की ये CSS का जो लिंक CSS की फ़ाइल है ये index.html में भी लिंक्ड है और यही फ़ाइल ये जो हमारा aboutus.html है उसके अंदर भी लिंक्ड है। अब मैं इस दोनों को सेव करता हूँ और ये CSS की फ़ाइल जहाँ पे मैंने इसको सेव किया है
यहाँ जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया है उधर भी इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद ये मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि इसका ऑर्डर सही बन जाए। इसको सेव करने के बाद अब मैं यहाँ ब्राउज़र में इसका देखूँगा। ये आप देखें कि आप चाहे अबाउट अस पे आ जाएं या इंडेक्स पे आ जाएं, सब पे ये सेटिंग अप्लाई हो रही है। अब आप जितने मर्ज़ी पेजेस बनाते जाएं, चाहे 1000 लाख जितने मर्ज़ी पेजेस आपकी बड़ी से बड़ी वेबसाइट हो जाए, उसके जितने भी आप यानी पैराग्राफ लिखते जाएंगे, वो अगर इसी ऑर्डर में है, इसी तरह से पैराग्राफ हैं, या उनके आईडीज़ और क्लासेस सेम दी हुई हैं, तो इसी तरह से ये सेटिंग उन पे अप्लाई हो जाएगी। ये डिफरेंस है CSS के कोड को लिखने का। यानी ये डिफरेंस ये डिफरेंट 3 मेथड हमने पढ़े कि आप उनको इनलाइन भी लिख सकते हैं, आप उसको जो है वो एक्सटर्नल CSS भी कर सकते हैं, उसकी इंटरनल भी कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। अब आप देखें, एक आपको मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर मैंने एक सेटिंग अप्लाई की हुई है, ये पैराग्राफ के अंदर, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसको मैंने कलर दिया है रेड का एक्सटर्नल CSS के अंदर, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और index.html में आऊँगा। यहाँ पे मैं जो ये बाकी का कोड है, सॉरी कॉपी किया बल्कि यहाँ पे पहले ही है, तो index.html में बाकी चीज़ों को मैंने डिलीट कर दिया, और ये फ़र्स्ट की जो मैंने क्लास लगाई हुई है, ये फ़र्स्ट, इसके अंदर मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट अलाइन को भी ख़त्म कर देता हूँ। जस्ट कलर की बात कर रहा हूँ कि कलर इधर मैं दे देता हूँ ग्रीन। अब आप देख रहे हैं कि इसी आईडी को इसी क्लास को यहाँ पे कलर दिया हुआ है, इंटरनल CSS के अंदर कलर दिया हुआ है कौन सा, ग्रीन, और एक्सटर्नल CSS का इसी क्लास को कलर दिया हुआ है रेड। आपके ख्याल में कौन सा इस पे अप्लाई हो सकेगा? यानी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, बाकी पे तो एक ही जगह पे अप्लाई हुआ है ना, ये फर्स्ट पैराग्राफ में 2 मुख्तलिफ़ जगहों पे एक जैसी सेटिंग है, लेकिन उनकी वैल्यू डिफरेंट दे दी है, ठीक है ना। मसलन इसी को हमने एक जगह पे कलर दे दिया है ग्रीन, और दूसरी जगह पे यानी एक्सटर्नल CSS में कलर दे दिया है रेड। आपके ख़्याल में कौन सा कलर इस पे अप्लाई होगा? जल्द अपना क्वेश्चन दे दें, अपना जो आंसर है वो दें। फाइल वाला कलर होगा या इंटरनल CSS वाला कलर होगा? बाकी सब भी अपना आंसर लिखें। फाइल वाला और कीजिए इंटरनल। रमीज़ा, आपका आंसर नहीं आया है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? पहले भी आपने आंसर नहीं किया। रेड आएगा, अच्छा ठीक है जी। एक जगह उसको रेड दिया है, दूसरी जगह पे इंटरनल के अंदर उसको ग्रीन दिया है, ठीक है। चलें इसको जी चेक करते हैं, इसमें कौन सा कलर आएगा, ठीक है। मैं index.html के अंदर गया और इसका मैंने यहाँ पे व्यू देखा, ग्रीन आ रहा है, ठीक है। अब मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ क्यों ग्रीन आ रहा है इसका कलर। इसकी वजह ये, अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लिंक का टैग है ये मैं स्टाइल के बाद लगा देता हूँ। अब हम इसको यहाँ पे आते हैं, सॉरी ये मैंने स्टाइल के अंदर ही लगा दिया, स्टाइल के बाद यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, इसको सेव किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखें आप इसका कलर, तो अब इसका कलर रेड हो गया। इसका जो ऑर्डर है ये बहुत मैटर करता है। मैं आपको दोबारा इसको बताता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ, यहाँ पे कर लिया। अगर ये जो CSS का जो टैग है जिसके अंदर इंटरनल CSS लिखी जाती है, अगर ये पहले दिया हुआ है तो क्या होगा, और लिंकिंग बाद में की हुई है,
तो जो लिंक वाला कलर होगा, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो जो नीचे वाला कलर होगा, जो नीचे वाली जो सेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी। यानी कि इसको सबसे पहले अब मैं तीसरा भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। इसी के अंदर मैं कलर में आता हूँ, कलर, और इसको मैंने दे दिया यहाँ भी मैंने लाइट ब्लू। अब इसी पैराग्राफ को, ये आई थिंक किसी का क्वेश्चन आया है, 1 मिनट अभी आपको ये मैं समझा लूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी पैराग्राफ को 3 जगह पे मैंने कलर दे दिया। एक इसके इनलाइन CSS में दे दिया, एक यहाँ एक्सटर्नल में दिया हुआ उस ये फ़ाइल के अंदर, एक इंटरनल में दिया हुआ है, और तीनों जगह कलर डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। इस फाइल को मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें लाइट ब्लू जो है, जो मैंने इन लाइन में दिया हुआ है, वो उसको यहाँ तरजीह दी गई, उसको प्रेफर किया गया, ठीक है। उसको प्रेफर क्यों किया गया? इसकी जो प्रायोरिटी है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास तीनों है ना। अब मैं इसको अरेंज भी मैंने इसी तरह से किया। इनको मैंने ऑर्डर जो है ना, इसके ब्रैकेट लगा देता हूँ। जो फर्स्ट वाला है, सबसे पहले जो प्रेफरेंस होगा, जो प्रायोरिटी है सबसे पहली, वो होती है इनलाइन CSS में। उसके बाद इनलाइन या इंटरनल या एक्सटर्नल जो होती है, इसको दी जाती है। इंटरनल या एक्सटर्नल की प्रायोरिटी बिल्कुल एक जैसी है, इसमें किसी को एक दूसरे पे प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी अगर देनी है तो आपने देनी है। जिस चीज़ को आप नीचे रखेंगे, यानी HTML की डॉक्यूमेंट के, यानी बॉडी टैग के करीब, यानी बॉडी टैग के करीब जो वाला एलिमेंट होगा, जो वाला टैग लगाएंगे आप, वो उस टैग के का जो कोड है वो प्रायोरिटी होगी दूसरे पे, ठीक है। अगर आप टैग नीचे लगा, ये स्टाइल टैग नीचे लगा देते हैं तो इसकी सेटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट होगी पेज पे। अगर आप ये जो लिंक का टैग है ये नीचे लगा देते हैं तो इसकी सेटिंग, यानी एक्सटर्नल CSS की जो सेटिंग है वो इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी ये इनलाइन CSS की, उसके बाद इन दोनों की होती है, और इन दोनों में जो नीचे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, वो यानी उसकी प्रायोरिटी होती है, और थर्ड नंबर होता है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? अब जिसका क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। दीपक, आपका क्वेश्चन है? आप ऑडियो अनम्यूट कर लें अपनी, और ऑडियो में पूछ लें, जल्दी हो जाएगा। जी पूछें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? जी जी। हम्म ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये इसके अलावा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कोई था आपका? ये तो आपका आंसर हुआ ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। मैं आपको बता दिया कि जिसको आप, यानी कि आपके ऑर्डर पे बेस करता है, जिसको आपने पहले रख दिया, ठीक है ना, जो टॉप पे होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस ऐसा क्यों होता है, क्यों ये ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है ना। जो ट्रांसलेटर होता है वो सबसे पहले इसको रीड करेगा। उसको क्या मिला कि जो आगे पैराग्राफ, उसको एक इंस्ट्रक्शन मिली कि जो पैराग्राफ जिसके ऊपर ये क्लास लगी हो, ठीक है ना, उसको आपने कलर ग्रीन देना है, ठीक है। पहले वो इसके पास आया, इसने ये कहा, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया इसने कहा नहीं उसको आपने ग्रीन नहीं देना, उसको क्या करना है, उसको आपने जो इसके अंदर कलर दिया हुआ है वो आपने रेड दिया हुआ है तो इसको रेड देना है। लेकिन जब वो इससे भी नीचे आया तो उसने क्या किया, ये जब इसके और करीब, यानी आप समझ लें कि इस एलिमेंट के गेट पे जो बैठा हुआ था, जो सेटिंग बैठी थी, उसने कह दिया नहीं, उन दोनों को छोड़ो, तीसरी सेटिंग, यानी इसके मोस्ट क्लोजेस्ट जो है वो ये सेटिंग होती है। तो इसने कहा जी लाइट ब्लू, तो क्या होगा, इस पर लाइट ब्लू अप्लाई हो जाएगा, पिछले दोनों को वो निगलेक्ट कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, ठीक है।
अच्छा जी, क्लियर है सबको? चलिए जी, हमारा लेक्चर का जो है टाइम वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने अब देखा कि CSS क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अभी हमने CSS के कोड लिखना स्टार्ट नहीं किया। CSS का क्या सिंटैक्स होता है, कैसे कोड लिखा जाता है, ठीक है ना। और ये जो हमने भी चीज़ें, इनमें से अक्सर ये जो हमने चीज़ें यूज़ की कि अंदर जो हम लिख रहे थे ये वाली कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये पैरेंथेसिस के अंदर, इनकी अगर आपको समझ नहीं आई है कि ये कैसे होती हैं, इनको क्या करते हैं और ये कितनी होती हैं, तो इनको आप छोड़ दें। ये हमने अभी फर्दर डिस्कस करना है, ठीक है। और इसका जो अभी हमने यानी बेसिक्स की भी तकरीबन 2 से 3 टर्म्स हमारी बाकी हैं जो हम कल पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।